आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 क्लास 12 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस। चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारे पास, और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का एक्सप्लेनेशंस लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 का जो हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन वो ये है कि हमारे पास दो चार्ज हैं। पहला चार्ज है 5 × 10⁻⁻8 एंड सेकेंड चार्ज इज़ 3 × 10⁻⁻8। तो मेरे पास जो दो चार्ज हैं उनकी वैल्यू है, पहले चार्ज की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 और जो दूसरा चार्ज है उसकी वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8। इन दोनों चार्जेस के जो बीच में डिस्टेंस है ये है 16 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है दिस इज़ 16 सेंटीमीटर। तो मैं इस चार्ज को A नाम दे देता हूँ, इस चार्ज को मैं B नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये मुझसे कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, मतलब ये A to B मैंने जो लाइन बनाई है जो इन दोनों चार्जों को ज्वाइन कर रही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। कह रहा है कि किस पॉइंट पर इस लाइन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। ये इसने हमसे यहाँ पे पूछा है किस पॉइंट पर जाके ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसने हमसे कहा है कि किस पॉइंट पे जाके टोटल पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसको सिर्फ ऐड करने की ज़रूरत है वैल्यू वाइज, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। और यहाँ पे दो चार्ज हैं तो दोनों का पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर कब होगा। तो ये मेरी गिवन कंडीशन है इस क्वेश्चन की। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा P पॉइंट, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इस वाले चार्ज से सपोज़ x डिस्टेंस दूर है, तो A पॉइंट से पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो हमने यूज़ कर लिया KQ/R मतलब x। फिर हम B पॉइंट पे जाएंगे और B पॉइंट से P पॉइंट कितना दूर होगा? तो फॉर्मूला चलाएंगे उससे KQ/R। तो अब की बार जो R है वो 16 - x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P पॉइंट से B पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये 16 में से जब आप x माइनस करेंगे तो निकल के आएगा। अब मेरा यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 अपॉन में x k के साथ माइनस, और अगर इक्वल टू के इधर ले जाऊँ इसे तो प्लस, तो 3 × 10⁻8 अपॉन में 16 - x। आपको पता चला मैंने कैसे करा? बच्चों प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और जब इसे इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसे लिख रखा था, तो मैंने समझा दिया प्लस माइनस माइनस होता है और उसे इक्वल टू के इधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। k से k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो दोनों रामलालों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनकी इधर मल्टीप्लाई होगी तो 16 - x 5 के पास जाएगा, तो 16 × 5 = 80, और x की मल्टीप्लाई होगी तो 5x, और x जब 3 पे आएगा तो 3x, तो 80 = 8x। 8 की टेबल में कटेगा 10 टाइम्स, तो बच्चों दिस इज़ 10 सेंटीमीटर। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है कि A से P पॉइंट जो है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर प्रॉब्लम में आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है इस क्वेश्चन को लेके, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है
A regular hexagon of side 10 cm has a charge of 5 microcoulomb at each of the vertex. तो हमें एक हेक्सागन का यूज़ करना है, तो चलिए एक हेक्सागन का यूज़ करते हैं। तो एक हेक्सागन हमने यूज़ कर लिया। हेक्सागन का मतलब जिस पे 6 साइडें होती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो लीजिए, हमने 6 साइडों का एक हेक्सागन ले लिया और हर एक पर मैंने चार्ज रखा हुआ है 5 माइक्रोकुलाम। तो अगर मेरे पास 6 कॉर्नर हैं तो 6 के 6 कॉर्नरों पे जो मैं चार्ज रखूँगा वो रखूँगा 5 माइक्रोकुलाम। तो 5 माइक्रोकुलाम मैंने हर एक कॉर्नर पे जाके चार्ज रखा है। हर एक साइड हमारी 10 सेंटीमीटर की है। इसने हमसे कहा है सेंटर पे पोटेंशियल बता दीजिए। तो आपको पता होगा जो हेक्सागन की साइड होती है वही किसी भी वर्टेक्स से डिस्टेंस सेंटर तक की होती है। ठीक है, तो सब तरफ से भी ये डिस्टेंस सेंटर तक का किसी भी वर्टेक्स से, चाहे इस वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस देख लो, चाहे इससे देख लो, चाहे इससे देख लो, चाहे इससे देख लो, ये 10 सेंटीमीटर ही आएगा। चाहे इस वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस देख लो, ये 10 सेंटीमीटर ही आएगा जितना साइड होता है हेक्सागन का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने चार्ज है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 चार्ज हैं। तो मैं सीधा सेंटर पे टोटल पोटेंशियल लिख लेता हूँ 6 बार KQ/R, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। तो मैंने यहाँ पर K का वैल्यू यूज़ करा 9 × 10⁻⁹। चार्ज का वैल्यू यूज़ करा 5 माइक्रो इज़ 10⁻⁻6, और जो R है वो हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2। बच्चों हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 2 = 10, 2 3 = 6, तो 9 3 = 27। तो यही हो गया हमारे पास, राइट। इनटू में हमारे पास आ जाएगा 10⁻2 ऊपर जाएगा तो 11, और 11 में से अगर हमारे पास 6 चले गए तो कितना बचा बताओ? 11 में से 6 चले गए तो कितना बचा बताओ? 5, इतना वोल्ट। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 27 × 10⁵ वोल्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि आपके पास 2 चार्ज हैं, 2 कूलाम, 2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम। तो मेरे पास जो चार्ज है वो क्या क्या है? 2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम। मेरे पास 2 चार्ज हैं, 2 कूलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दिस इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, और सेकंड पार्ट में ये कहा गया है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो बच्चों अगर मैं सेकंड इसके बी पार्ट को पहले देखूं तो बी पार्ट में उसने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है एट एवरी पॉइंट। तो इसका मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से किधर की तरफ होता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगी। ये लाइंस मैं ऐसी क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, प्लस से माइनस। ठीक है, तो अब वो मुझसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था? वो मुझसे बात कर रहा था एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेकर के। किसको लेके? इक्विपोटेंशियल सरफेस को लेके। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस का थ्योरी याद करो क्या होता था? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता था जो कि परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है। किसके? 90 डिग्री टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जो भी सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये सरफेस बन के आएगा। देखिए जो मैंने लाइन खींची है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर देखिए 90 डिग्री बना रहा है। तो दिस इज़ अवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है हमारा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तो पहले पार्ट का जवाब है आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। क्या जवाब लिखेंगे? तो आप सिंपल ये लाइन लिखोगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस is the plane which is
परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या परपेंडिकुलर टू चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज। देखिए ये ए है और ये बी है, तो ए से बी को ये लाइन जोड़ रही है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, राइट। आइए बी पार्ट पे चलते हैं। वट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। कह रहा है ये जो सरफेस था जो आपने बनाया, इसके कैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जवाब आपके सामने परपेंडिकुलर होती है, तो आप क्या लिखेंगे इसका जवाब, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, या आप सीधा लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसमें बच्चे हमसे कहा गया है एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, हैज़ ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। मतलब आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर का जो हमारे पास रेडियस है आर, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का ये क्या हमारे पास रेडियस है, और इस पर जो चार्ज है वो हमें दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये हमें इस पर चार्ज दे रखा है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। आपको मैंने बताया है इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0, तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। जस्ट आउटसाइड द सरफेस, अगर वो सिर्फ सरफेस पे बोलता है तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती थी, KQ/R² रहती थी। तो K का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁹, Q का वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन में R², तो R कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा 10⁻², राइट। एंड इस वैल्यू को सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो वो डिवाइड होगा। इस पूरे को डिवाइड करने के बाद बच्चों आपका आंसर आएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। आइए सी पार्ट पे चलते हैं। एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब 12 सेंटीमीटर का तो इसका रेडियस ही है, तो अब ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर फील्ड पूछ रहा है। तो आउटसाइड आपसे पूछ रहा है, अगर आउटसाइड पूछता है तो फॉर्मूला क्या चलता था, KQ/R²। तो हम यहाँ पर फिर से K का वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁹, Q का वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻7 एंड R का वैल्यू रखेंगे 18 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर होगा 10⁻² का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये आएगा बच्चों 4.44 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये यूज़ कर रहा है। तो ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पे पैरेलल प्लेट्स हैं दो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, इनके बीच में कौन सा मीडियम है, इनके बीच में एयर मीडियम है। तो जब एयर मीडियम है तो तब जब एयर मीडियम था तो कैपेसिटेंस कितना था इसका, 8 पिकोफैराड, और पी को इसने हमें क्वेश्चन में गिवन करा हुआ है, देखो 10⁻12। तो हमारे पास अभी जो कैपेसिटेंस है वो 8 पिकोफैराड का है। अभी हमसे कहता है आगे फुल स्टॉप के बाद, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ रिड्यूस टू हाफ। ओके, आपको इतनी बात बच्चों सबको पता होगी कि ठीक है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d, ए एरिया होता है और डी इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है। यही होता है हमारे पास पूरा का पूरा डेटा। अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वो आगे, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ रिड्यूस टू हाफ, दैट मीन्स अब आपका जो न्यू कैपेसिटेंस है आगे और क्या कह रहा है, एंड स्पेस बिटवीन दैम इज़ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। इसका मतलब इसने इसको किसी मीडियम से पूरी तरह से क्या कर दिया है, फिल कर दिया है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। तो
आपको पता होगा जब हम किसी कैपेसिटर को पूरी तरह से फिल कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है वो k टाइम्स इंक्रीज़ करता है, राइट। कितने टाइम्स इंक्रीज़ करता है? k टाइम्स इंक्रीज़ करता है। तो ठीक है, ये फॉर्मूला चलेगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और d को भी हमें हाफ करना है क्योंकि उसने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज़ रिड्यूस टू हाफ। आपको इस डिस्टेंस को भी कितना कर देना है? हाफ कर देना है, d/2। तो d/2 करा हमने, तो k का वैल्यू है 6, राइट। k का वैल्यू कितना है? 6। 2 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 ऊपर आ गया, और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी मेरे पास है, और इसका जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर ये दे रखा है 8 × 10⁻⁻12। तो मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पर आंसर बन के आएगा वो आएगा 6 2 ज़ा 12, और ये वैल्यू है 8 × 10⁻12। तो 12 8 जा, हम लिखेंगे यहाँ पर 96 × 10⁻12 फेराड। अब जो बच्चों मेरा आंसर है वो हो जाएगा 96 × 10⁻12, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर, और 3 के 3 9 पिको फेराड के हैं। तो ठीक है, मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं, 1 then 2 then 3। मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं और तीनों के तीनों कैपेसिटर 9 पिको फेराड के हमें यहाँ पर प्रोवाइडेड कर रखे हैं, और हमने इन तीनों कैपेसिटरों को 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करा हुआ है। ये इस पूरे क्वेश्चन के एंड में जाके उन्होंने लिखा है। तो चलिए एक बार रीड कर लेते हैं पूरा क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फेराड इज कनेक्टेड इन सीरीज में लगे हुए हैं। व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? तो पहले पार्ट में आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो टोटल निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे C1, C2, C3 की, जो कि हमारे को यहाँ पर 999 प्रोवाइडेड है। 999 पिको फेराड एंड पिको फेराड। बच्चों ये आ जाएगा 3/9 पिको फेराड। 3 से 3 घटा तो ये 3 हो गया। हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा और ये भी ऊपर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 पिको फेराड। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हुआ? टोटल कैपेसिटेंस हुआ हमारा 3 पिको फेराड, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो टोटल का मतलब ये है कि भाई इन तीनों का जो टोटल आ रहा है, 3 कैपेसिटर जितना काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी वर्क कर रहे हैं, तो एक कैपेसिटर 3 पिको फेराड का भी उतना ही वर्क करेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपने इन तीनों का क्या निकाला है? टोटल। तो टोटल का मतलब क्या होता है? जितना वो तीनों मिलके काम कर रहे हैं उतना ही ये तीनों मिलके भी अकेला ही काम कर देगा। तो ये लगाया मैंने 3 पिको फेराड का, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है? तो ये वोल्ट हमें 120 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करके दिया हुआ था सर्किट में। तो इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए इसका बी पार्ट क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ़ कॉम्बिनेशन इज़ कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। ओके, हर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज क्या चल रहा है उसको चेक करते हैं। तो हमने पहले इस कैपेसिटर को देखा, तो ये कैपेसिटर कह रहा है कि मैं बैटरी से कनेक्ट हूँ, तो मैं भी बैटरी के बराबर अपनी वोल्टेज रख सकता हूँ 120। तो हमने इस पर लगाया Q = CV। C का वैल्यू हुआ 3 पिको और इसकी वोल्टेज हो जाती है 120। तो 12 3 जा कितना आएगा? 36 पिको कुलाम इस पर चार्ज है। अगर इसके पास 36 पिको कुलाम चार्ज है तो ये किससे बना है? ये बना है इन तीनों से, और ये तीनों किस में लगे हैं? सीरीज़ में। सीरीज़ में क्या सेम होता है? चार्ज सेम होता है। अगर सीरीज़ में चार्ज सेम होता है तो इसमें हर एक कैपेसिटर का जो चार्ज होगा वो भी बन के आएगा 36 पिको कुलाम, 36 पिको कुलाम एंड 36 पिको कुलाम। देखिए इन तीनों का चार्ज क्यों सेम हुआ? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये ऊपर के 3 को मिला करके बना था सीरीज़ से। तो सीरीज़ में अगर ये लगे हैं तो सीरीज़ में क्या सेम होता है? सीरीज़ में सेम होता है हमारा क्या? सीरीज़ में सेम होता है हमारा पोटेंशियल की चार्ज। याद करो, चार्ज सेम होता है ना सीरीज़ में, इसलिए मैंने तीनों पर चार्ज क्या दिया है? आपका सेम दिया है। अब आप पहले इस कैपेसिटर को पकड़ेंगे। अरे ये देखिए, ये पिको नहीं है, ये 360 होगा ना। Q = CV, 120 की मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो ये 360 पिको कुलाम बनेंगे।
ये भी 360 पिको कूलाम होगा और ये भी 360 पिको कूलाम होगा, ठीक है। तो अब मैं पहले वाले पर लगा रहा हूँ Q इक्वल टू सी वी, तो पहले वाले का चार्ज रखा 9 पिको, चार्ज रखना है हमें 360 है, 360 पिको, अब रखना है कैपेसिटेंस 9 पिको और वोल्टेज निकालनी है। पिको से पिको गया, 9 4 जा 36, तो एक पर वोल्टेज कितनी आई 40। ऐसे ही दूसरे वाले पे लगाओगे, सेम वैल्यू है, उस पर भी कितना आएगा 40। ऐसे ही तीसरे वाले पे लगाओगे, इस पर भी सेम वैल्यू है, तो इस पर भी कितना आएगा 40। तो तीनों पर कितना कितना पोटेंशियल होगा 40 40 40, तो तीनों का पोटेंशियल कितना होगा 40 वोल्ट होगा बच्चों इस केस में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चे हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है, हमें 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 3 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मेरे पास 3 कैपेसिटर हैं और इस बार मैंने तीनों कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करा हुआ है। तो इस बार मेरे पास ये तीनों के तीनों जो कैपेसिटर हैं, ये तीनों कैपेसिटर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन से कनेक्ट करे हुए हैं, राइट। तो ये तीनों के तीनों मैंने इस बार जिस बैटरी से कनेक्ट करे हैं, दिस इज़ 100 वोल्ट बैटरी। ये क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है डेटा, मैं इसका यूज़ करूँगा। फ़िलहाल तो ये वाला 2 पिको फेराड का कैपेसिटर है, ये 3 पिको फेराड का कैपेसिटर है एंड ये हमारा 4 पिको फेराड का कैपेसिटर है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में वो हमसे कहता है व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें तीनों को ऐड करना है, 2 पिको, 3 पिको एंड 4 पिको। तो कितना आ जाएगा ये 9 पिको फेराड। आपको पता है पैरेलल में हम इन्हें ऐड करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीन मिलके जो काम कर रहे हैं वो अकेला एक 9 पिको फेराड का कैपेसिटर भी कर सकता है, राइट। अब हमें पता है ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनकी वोल्टेज क्या रहेंगी सेम। तो अगर ये 100 वोल्ट का बैटरी लगा है तो अभी की बार इनकी वोल्टेज कितनी कितनी चलेगी 100 100 100। तो अगर मैं हर एक पर चार्ज निकालना चाहूँ, जो कि मेरा बी पार्ट है कि हर एक पे चार्ज निकालो, पहले वाले पे फॉर्मूला लगाऊंगा Q इक्वल टू सी वी, सी यूज़ करूँगा 2 पिको, वी यूज़ करूँगा 100 क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो ये आ जाएगा 200 पिको कूलाम। अब मैं दूसरे वाले पर ये कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, तो मैं सेकंड वाले पर भी लगाऊंगा Q इक्वल टू सी वी, सी यूज़ करूँगा उसका 3 पिको एंड वी यूज़ करूँगा उसका 100, तो ये आ जाएगा मेरा 300 पिको कूलाम। नेक्स्ट मेरे पे ये वाला कैपेसिटर है, मैं इस पर भी यूज़ करूँगा Q इक्वल टू सी वी, सी आ जाएगा मेरा 4 पिको और V आ जाएगा मेरा 100, तो ये कितना आ जाएगा 400 पिको कूलाम। तो इस तरह से मैं तीनों के तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड कर सकता हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों ये हमसे, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया 6 × 10⁻³ प्लेट्स के बीच में मीडियम है एयर और जो कैपेसिटर की प्लेट है उसका एरिया है 6 × 10⁻³ मीटर में है और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, डिस्टेंस इनके बीच में 3 मिलीमीटर। ये तो मीटर में था ही बट ये मिलीमीटर में है, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ मीटर में। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो जब एयर होता है तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ε0A/d। ε0 का मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा 8.85 × 10⁻12। ए हमें दे रखा है 6 × 10⁻³ और डिस्टेंस हमें प्रोवाइडेड है 3 × 10⁻³, राइट। मैं इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ, मेरे पास वैल्यू आएगी 17.7 10⁻12। तो अप्रोक्सीमेटली इस वैल्यू को मैं 18 के आसपास लिख लूँ अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तुम चाहो तो इसे 17.7 भी रख सकते हो बच्चों, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अब आगे वो कहता है कि ये जो कैपेसिटर है ना, जिसको अभी अभी तुमने सॉल्व करा, जिसका कैपेसिटेंस आप अभी अभी 17.7 बोल रहे थे 10⁻12 फेराड, या अप्रॉक्सीमेट जिसे आप 18 पिको फेराड बोल रहे थे, इसको आपने कनेक्ट करा है 100 वोल्ट की बैटरी के साथ। कितने वोल्ट की बैटरी के साथ 100। तो इस पर चार्ज बताइए। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी वी, सी मैं यूज़ कर रहा हूँ 17.7 या आप 18 भी कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगता है।
और V यूज़ कर रहे हैं हम 100, ठीक है। V यूज़ कितना कर रहे हैं हम? 100 यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको 18 ले लेता, कितना ले लेता? 18 यूज़ कर लेता, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती मेरे पास 18 इंटू 10 की पावर -10 फेराड, राइट। तो ये मेरा आंसर हो जाता 18 इंटू 10 की पावर -10 फेराड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2.9 क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में? एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ इन कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। और हमने अभी अभी ये 2.8 एग्जाम्पल ही करा था सॉल्व पूरा। इसमें हमारा कैपेसिटेंस कितना आ रहा था? या तो बोलो 17.7 इंटू 10 की पावर -12 या 18 अप्रॉक्सीमेट याद रखना। चार्ज भी याद रखना, चार्ज हमारा कितना आ रहा था, राइट। इस वैल्यूज़ का मैं यूज़ करूँगा, ए का, डी का, और ये जो सी आ रहा था इस वैल्यू का, ठीक है। तो आइए चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन था, यानी कि अभी अभी मैंने आपको डेटा दिखाया, अभी भी मेरे पे देखो सी का वैल्यू लिखा हुआ है। सी का वैल्यू कितना है? 17.7 इंटू 10 की पावर -12, या मैं उसको अप्रॉक्सीमेट 18 पिको फेराड बोल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ इन कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 ए 3 मिलीमीटर थिक मीका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक 6। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में जो थिकनेस थी इन प्लेट्स की वो भी 3 मिलीमीटर थी, और इस क्वेश्चन के अंदर भी आप एक मीडियम लेते हो वो भी 3 मिलीमीटर का, यानी कि आपने इसे फिर से पूरा फुली फिल्ड कर दिया। ये भी मीडियम 3 मिलीमीटर तक है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी 3 मिलीमीटर तक है, तो फुली फिल्ड ही तो माना जाएगा। और के की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो पहले पार्ट में कह रहा है वाइल वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड, तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर? आफ्टर द सप्लाई वाज कनेक्टेड, ओके। इसमें हमें बताया नहीं है, तो इसका मतलब हमें पिछले ही क्वेश्चन की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी सारी की सारी जो हमें दे रखी हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कैपेसिटेंस और चार्ज निकाला था, तो इसमें भी हमें यही दो चीज़ें निकालनी होगी। पहले बात करते हैं पहले पार्ट से। जब आपने बैटरी की जो वोल्टेज है उसको कनेक्ट ही रखा है, क्या रखा है? बैटरी को आपने कनेक्ट ही रखा है, ठीक है। पहले वहाँ से बात करते हैं बैटरी से। तो बच्चों पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा जो बैटरी हमने कनेक्ट करी हुई थी वो 100 वोल्ट की बैटरी थी हमारी, ठीक है। अब पहला पार्ट, अगर आपने बैटरी को कनेक्ट रखा हुआ है, अगर आपने वोल्टेज को कनेक्ट रखा हुआ है, तो आप कैपेसिटेंस में कितना भी चेंज कर लो वोल्टेज आपका सेम रहेगा। भाई ये बैटरी तो आपने कनेक्ट ही रखी है तो वोल्टेज तो इतना ही रहेगा ना इसका, और जो इसका वोल्टेज होगा वही ऊपर कैपेसिटर का वोल्टेज जाएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट का जवाब है कि जो कैपेसिटेंस है नया वाला वो तो हमारा के टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी के भी कैपेसिटर को फुली फिल्ड करते हैं तो उसमें जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है उससे पूरे वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है। तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, मैंने कहा था अप्रॉक्सीमेट मैं 18 ले सकता हूँ, तो मैंने 18 से उसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये आंसर मेरे पास जो निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 108 पिको फेराड, राइट। अब मैं आपसे चार्ज की बात करता हूँ, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में चार्ज भी निकाला था। तो Q = CV, तो जो नया चार्ज है हम उसकी बात करते हैं कि वो कितना आया होगा। तो C का वैल्यू यूज़ हुआ है 108 पिको और V यूज़ हो रहा है 100, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 108 10 की पावर -10 हो जाएगा। तो मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरे पास आएगा 108 इंटू 10 की पावर -10। तो चलिए बच्चों अब हम इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा ए पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ए पार्ट में वोल्टेज कनेक्ट थी, इसलिए वोल्टेज हम सेम रखते हैं क्योंकि बैटरी तो आपने चेंज ही नहीं करी है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आफ्टर सप्लाई वाज डिसकनेक्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब तुम इस बैटरी को हटा दोगे, तो मैंने जब इस बैटरी को हटा दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी ने इसको क्या दिया। बैटरी ने इसको दिया था चार्ज, बैटरी ने इसको क्या करा? बैटरी ने इसको करा चार्ज। तो इसके पास जो चार्ज है वो कितना आया था याद करो, वो आया था हमारा 108 10 की पावर -10। इतना आया था क्या? नहीं,
आपको पिछले क्वेश्चन का लेना है, इस क्वेश्चन का डेटा थोड़ी ना यूज़ करना है, याद करो। ठीक है, तो हम पिछले क्वेश्चन का चार्ज लिख रहे हैं। तो याद करो मैंने वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में जब Q इक्वल टू सी वी लगाया था तो C मैंने 17.7 लिया था, जिसे मैं 18 भी ले सकता था। तो अगर वहाँ पर जाकर के मैं 18 यूज़ कर लेता तो वो कितना हो रहा होता, वो होता हमारे पे 18 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कुलाम, जैसे वो आ रहा था 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कुलाम। ठीक है, तो बैटरी ने इसको क्या दिया, बैटरी ने इसको दिया चार्ज। तो जब आप वोल्टेज को रिमूव कर देते हो तो कैपेसिटर का जो चीज़ सेम रहती है वो होती है चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर ने रिमूव करने से पहले वोल्टेज से जितना चार्ज ले लिया होगा वो अब उसके लिए सेम रहेगा। तो कितना ले लिया था पिछले क्वेश्चन में, इतना। अब सबसे पहले नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो नया कैपेसिटेंस तो K टाइम्स ही होगा, क्योंकि आप उसमें मीडियम इंसर्ट कर रहे हो। ये वैल्यू भी उतनी आएगी जितनी पिछले आई थी, 108 पिको फेराड, क्योंकि K का वैल्यू 6 था, C का वैल्यू 18 था। चार्ज की बात करें, नहीं वोल्टेज की बात होगी यहाँ, तो चार्ज तो हमारा सेम ही है, 18 आएगा। ठीक है, वोल्टेज की बात करते हैं। तो हमने Q इक्वल टू सी वी फॉर्मूला लगाया, जहाँ से मैं Q बाई C को V लिख सकता हूँ, और मैं Q की जगह लिखूँगा यहाँ पर 18 इंटू 10 की पावर माइनस 10, और यहाँ पर C की जगह लिखूँगा 108 पीको, पीको होता है 10 की पावर माइनस 12। बच्चों ये सॉल्व करके आएगा मेरा 16.6 वोल्ट। अब इस कैपेसिटर पर बैटरी हटाने के बाद जो वोल्टेज आ जाएगी वो आ जाएगी 16.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है ए 12 पीको फेराड, यानी कि हमें कैपेसिटेंस प्रोवाइडेड है 12 पीको, पीको होता है 10 की पावर माइनस 12, इस कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। तो हमने कितनी वोल्टेज यूज़ करी हुई है इस क्वेश्चन में, 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। हम यहाँ पर C का वैल्यू यूज़ करेंगे 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12, V का यहाँ पर यूज़ करेंगे 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर आ जाएगा 2500। ठीक है, 2500, फिर हम उसको 12 से फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा सॉल्व होने के बाद आपके पास आएगा 1.5 10 की पावर माइनस 8 जूल। कैसे करा, देखिए मैंने क्या करा, 50 का स्क्वायर लिखा सीधा 2500, और 12 को काटा सीधा 6 से, और इनकी कर दी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे है 10 की पावर माइनस 12, तो उतने जीरो मैंने आगे पीछे कर दिए। तो मेरा कैलकुलेशन करके आ रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 जूल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा 2.10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पे 11th, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बच्चों 600 पीको फेराड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। इसका मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर का वैल्यू है 600 पीको, पीको होता है 10 की पावर माइनस 12 फेराड, और जो वोल्टेज हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम यहाँ पर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई यूज़ हो रहा है। इसके बाद ये कहता है इट इज़ देन कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई। मान लो इस कैपेसिटर को जिस बैटरी से कनेक्ट करा हुआ था उस बैटरी को हमने हटा दिया, और हमने इस कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, और हमने इसको किसी और कैपेसिटर से क्या कर रखा था, कनेक्ट कर रखा था, और वो कैपेसिटर 600 पीको फेराड का है, पीको मतलब 10 की पावर माइनस 12 का है, लेकिन उसका वोल्टेज 0 है, V2 0 है, जबकि ये 200 वोल्ट का था क्योंकि हमने इसे चार्ज करा हुआ था। तो हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच एनर्जी इज़ लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो आपने ये टॉपिक थ्योरेटिकल में भी, थ्योरीज़ में भी पढ़ा हुआ होगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि जब दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो जब एक दूसरे को चार्ज शेयर करते हैं तो उसमें से कुछ चार्ज जो होता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में हो जाता है ना, कुछ चार्ज लॉस, कुछ चार्ज की जो एनर्जी है
को चार्ज एनर्जी में कन्वर्ट होके हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो वो यही पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी लॉस होती है इस प्रोसेस में। तो एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, एनर्जी लॉस का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो होता है बच्चों हाफ C1C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इंटू में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। थियोरेटिकली भी आपको मैंने बैच में भी ऐसे ही पढ़ा है कि यही फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू फिट करते हैं कि C है 600 पीको मतलब 10 की पावर माइनस 12। तो यहाँ पर C1 C2 है तो C2 भी हमारा 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है, अपॉन में C1 प्लस C2 तो फिर दोबारा 600 तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1200 10 की पावर माइनस 12, और V1 माइनस V2 तो V1 हो गया 200 और V2 हो गया 0, इसका स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास ये वैल्यू जो सॉल्व होके आएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ, ये हो जाएगा 12 और 12 10 की पावर माइनस 24, 2 0 और 2 0 यानी कि 10 की पावर 4 और 6 6 36 हो जाएगा। नीचे 1200 होगा तो 2 0 हटा के 10 की पावर माइनस 10 लिख देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 200 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप जब इसे पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो पूरे को कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो आंसर बन के आएगा बच्चों वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। तो इतना एनर्जी आपका हीट के रूप में इस सर्किट से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चैप्टर 2 का एक्सरसाइज का पूरा एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का। अब हम एडिशनल एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।